हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने गॉस की प्रमेय के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने गॉस की प्रमेय का कथन और गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला निकाला हुआ था। हमारे पास गॉस की प्रमेय क्या निकल कर आई थी, हमने देखा था पिछले लेक्चर में। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब होता है कि किसी भी बंद सतह से या बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है वह उस सतह में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हमारे पास गॉस प्रमेय थी। अब इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को कैसे निकाला जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गॉस की प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन कीजिए या उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये काफ़ी सरल व्यंजक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यंजक है। क्वेश्चन को लिखने से पहले आप उस पर इम्पोर्टेंट डाल लें। काफ़ी दिनों से लिखा भी नहीं है हम लोगों ने इम्पोर्टेंट। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए एक गॉसीय सतह ले रहे थे। गॉसीय सतह का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी सतह जो कि बंद हो और उसमें आवेश उपस्थित हो तो उस सतह को हम कहते हैं गॉसीय पृष्ठ या गॉसीय सतह। तो सबसे सूटेबल या सरल तरीके से अगर हम सॉल्व करने के लिए किस सरफेस का हमने चुनाव किया था, हमने एक गोला लिया था, एक खोखला गोला लिया हुआ था, जहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि एक खोखले गोले का निर्माण करेंगे। अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, दोबारा बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक खोखला गोला मान लिया और इसका केंद्र हमने माना वो जिस पर रखा हुआ है कोई धनावेश। क्या रखा हुआ है? धनावेश। और इससे r दूरी पर, r जो कि गोले की त्रिज्या हो गई, एक बिंदु हमने माना P जिस पे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है E। और जहाँ पर हमने माना था एक छोटा सा पृष्ठ अवयव यानी कि सदिश अवयव, जैसे हम कहेंगे क्षेत्रफल सदिश ds, जो कि बाहर की ओर लगेगा। मतलब कि जिस दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसी दिशा में ये कार्यरत होगा। मतलब कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच कितने का कोण बन जाएगा? 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो इतना सब तो हम पिछले लेक्चर में भी मान चुके हैं। तो आपको करना क्या है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले सॉल्व में, कि सबसे पहले गॉस की प्रमेय का कथन लिखना है। ध्यान रहे हम कोई सा भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का, गॉस की प्रमेय की सहायता से चाहे वो कुछ निकलवा रहा हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवा रहा हो या कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम निकलवा रहा हो या गॉस की प्रमेय खुद गॉस की प्रमेय निकलवा रहा हो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय का कथन लिखेंगे। गॉस की प्रमेय का कथन क्या होगा कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला या होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले गॉस की प्रमेय का कथन लिखा जाएगा। उसके बाद पृष्ठ बनाएंगे, गॉसीय पृष्ठ, ये बना लिया हमने। अब इसकी थ्योरी जो है वो पिछले लेक्चर की में जो गॉस की प्रमेय में चित्र बना हुआ था ये वैसा ही चित्र है, तो इसकी थ्योरी भी वैसी की वैसी ही आएगी। अलग से हमें इसमें थ्योरी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वही की वही थ्योरी यहाँ पर लिख सकते हैं, या और सरल शब्दों में कहें कि वही की वही थ्योरी छाप सकते हैं, है ना। यहाँ पर तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक गोला बनाएंगे, इसका केंद्र है O और केंद्र पर हमने एक आवेश माना हुआ है। ध्यान रहे यहाँ पर भी एक बात कि गोले के केंद्र पर केवल और केवल आवेश को मान रहे हैं, क्योंकि ये खोखला गोला है और खोखले गोले के अंदर या खोखले चालक के अंदर कभी भी आवेश उपस्थित रहता ही नहीं है, रह ही नहीं सकता। अगर हम किसी खोखले चालक की बात कर रहे हैं तो खोखले चालक के अंदर या उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, क्योंकि जब भी हम किसी खोखले चालक को आवेशित करते हैं तो आवेश उसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, और सरल कहें कि फैल जाता है। समझ पा रहे हैं? पूरी सतह पर फैल जाएगा। अगर ऋणावेश दिया तो ऋणावेश फैल जाएगा। केंद्र पर आवेश नहीं रहता। केवल सॉल्व के लिए एक कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हम मान रहे हैं कि सारा का सारा आवेश जो है उसके केंद्र पर उपस्थित है, ऐसा हम मान लेते हैं सॉल्व के लिए, ठीक है। लेकिन आवेश जो होता है किसी खोखले चालक के बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है। चालक के अंदर
आवेश नहीं रहता। केवल और केवल हमें यहाँ पर मानना है, सपोज करना है कि इसके केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है प्लस Q, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, और जो हो रहा होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें जो होती हैं फिजिक्स में, खैर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि उसके अंदर आवेश नहीं होने के कारण भी, जहाँ पर हम उस पर आवेश मान रहे हैं और उसके कारण विद्युत फ्लक्स माना जा रहा है और गॉस की प्रमेय भी यहाँ पर लागू हो रही है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास एक केंद्र O है जिस पे कोई धनावेश रखा हुआ है। इस धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है E, और क्षेत्रफल सदिश लग रहा है ds, क्षेत्रफल अवयव, जिनके भी कोण कितने का है, 0 डिग्री का। अब देखते हैं हम कि गोले से संबद्ध कुल फ्लक्स कितना होगा। गोले से या सतह से लिख सकते हैं, संबद्ध या जुड़ा हुआ विद्युत फ्लक्स कितना होगा। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला तो सभी लोगों को आ गया होगा, बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर आएगा। फाई E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं, देखें क्या आएगा हमारे पास। फाई E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E ds कॉस थीटा हो जाएगा। जब वेक्टर इससे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, E ds कॉस थीटा। अब बताइए यहाँ पर थीटा का मान कितना है, चित्र में देख के बता सकते हैं। समांतर है दोनों सदिश, क्षेत्रफल सदिश भी और आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी। जब दो सदिश आपस में समांतर होते हैं तो उनके बीच कितने का कोण बन रहा होता है, 0 डिग्री का कोण बन रहा होता है। यहाँ पर तो थीटा कितना आएगा हमारे पास, 0 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है सारे डेरिवेशन को, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस वाली चैप्टर से या इस वाली यूनिट से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आना है तो पूरा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले गॉस की प्रमेय का कथन लिखेंगे, उसके बाद चित्र बनाया जाएगा, चित्र के बाद उसकी थ्योरी, उसके बाद जैसे जैसे स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं वैसा सॉल्व। तो आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई E इंटीग्रेशन ऑफ E ds। अब ये क्यों हो गया E ds अकेला, क्योंकि जहाँ पर इधर ही लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, या रख लो इधर कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है हमारे पास, बताइए। कॉस 0 डिग्री कितना होगा, कॉस 0 डिग्री होगा हमारे पास 1 होगा। और इसको हम लिख सकते हैं फाई E बराबर इंटीग्रेशन ऑफ E ds लिख सकते हैं। अब ds क्या है, एक छोटा सा हमने अल्प क्षेत्रफल माना हुआ है, अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल माना हुआ है। तो जहाँ पर इसको जब हम देखेंगे तो ds का समाकलन क्या आएगा हमारे पास निकल कर, ऐसा आएगा। और एस क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो आगे के स्टेप में हम इसको कैसे लिख पाएंगे, फाई E तो ऐसा ही कैसे लिख लो, बाहर निकल के लिखा आएगा। और यहाँ पर ds का समाकलन क्या आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो उसको कैसा लिख पाएंगे हम, 4 पाई r स्क्वायर। इसको देंगे समीकरण 1। आइए फिर से देखते हैं कि हमारे पास कोई गोला था, गोले के केंद्र पे हमने एक धनावेश माना हुआ है, धनावेश के कारण बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है E, और यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश लग रहा है, यानी कि अल्प क्षेत्रफल अवयव लग रहा है ds, उसी दिशा में जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो इनके बीच आपस में कोण कितने का, 0 डिग्री का। हमारे पास फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का E ds, E वेक्टर डॉस ds वेक्टर, और उसका समाकलन कर रहे हैं क्योंकि हमें अल्प पृष्ठ दिया हुआ और पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। तो फाई E बराबर क्या आ जाएगा, E ds कॉस थीटा, थीटा के वैल्यू 0 है तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, फाई E बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब ये तो हमारा पिछले लेक्चर में भी निकला हुआ था। तो जब हम गॉस की प्रमेय निकाल रहे होते हैं, ध्यान दें,
जब हम गॉस की प्रमेय निकाल रहे होते हैं तो भी इस तरह की स्टेप का यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वहाँ पे हमने गॉस की प्रमेय निकाली हुई है। यहाँ पर गॉस की प्रमेय की सहायता से निकाल रहे हैं, तो अब हम आगे लिखेंगे। यहाँ पर देखें, इधर लिखेंगे हम जानते हैं गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय अनुसार, गॉस की प्रमेय अनुसार हमारे पास फाई ई बराबर कितना होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट समीकरण 2। ये हमारे पास गॉस की प्रमेय थी कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय का कथन था। तो जहाँ पर हमारे पास समीकरण 1 भी आ गया, समीकरण 2 भी आ गया। दोनों समीकरण को देखकर आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं पक्ष को भी बराबर रख सकते हैं, या हम यूँ कहें कि हम यहाँ पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से फाई का मान रखेंगे। तो जहाँ पर फाई ई लिखा हुआ है उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना आप नोट करें, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारे पास क्या आया था, समीकरण 1 था हमारे पास फाई ई बराबर, फिर से देख लो अगर भूल गए हो तो, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और समीकरण 2 हमारे पास गॉस की प्रमेय से था फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फाई की जगह पर हम ये मान रख सकते हैं, तो किस प्रकार आ जाएगा देखिए, इसको लिख सकते हैं हम समीकरण 1 और 2 से उसी स्टेप के आगे करेंगे जो पिछले उधर लिखी हुई थी। यहाँ पर हम देखेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट लिख पाएंगे। और यहाँ से अगर हम ई का मान निकालें, किसका मान निकालें, ई का मान निकालें, तो देखिए ई का हम जब मान निकालेंगे तो हम 4 पाई आर स्क्वायर को इसके बट्टे में ले जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा देखना, ये लिखा हुआ है क्यू पहले से, और बट्टे में क्या लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या पहुंच जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बट्टे में पहुंचा, और इधर बचा एप्सिलॉन नॉट बचा। इसको व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, तो कैसा होगा जी, ई बराबर 1 बटे 4 पाई ऐसा लिखा हुआ है, इसको 1 बटे में लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट को इधर आगे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, और क्यू बटे आर का वर्ग। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन व्यवस्थित करने पर लिख कर समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये एक फॉर्मूला निकल कर आया है। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। हमने देखा था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या निकल कर आता है, ई बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसको हम देंगे समीकरण 3। अभी हमारा आंसर नहीं आया है क्योंकि हमें कूलम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम निकालना है, ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर एग्जाम में पूछता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, तो केवल यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कूलम का नियम भी निकालना है। तो आइए देखें क्या करेंगे। अब हम माना कि बिंदु P पर, अभी जो चित्र बना हुआ था हमारे पास, ये चित्र था, ये गोला था, ज़्यादा नावेश रखा था, और ये बिंदु P था। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही थी हमारे पास E, और हमने यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर माना हुआ था ds माना हुआ था। अब यहाँ पर बिंदु P पर हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास कोई Q नॉट आवेश यानी कि परीक्षण आवेश रखा हुआ है। बिंदु P पर Q नॉट आवेश रखा है।
अब यहाँ पर दो आवेश जब किसी नियत दूरी पर रखे जाते हैं, किसी दूरी पर जब सेपरेट किए जाते हैं, तो उनमें क्या लगता है, विद्युत बल लगता है, स्थिर विद्युत बल कहते हैं जिसे। तो जब Q धन आवेश है यहाँ पर प्लस Q धन आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके क्षेत्र में हमने एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा, विद्युत बल लगेगा। इसके लिए हमारे पास एक सूत्र था, हमने देखा था, जो हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देखी थी, क्या था, E बराबर F बटे Q0 था क्या नहीं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जब F का हम यहाँ से मान निकालेंगे, आइए देखिए, F का हम जब मान निकालेंगे यहाँ पर, तो इसको ऐसा लिख पाएंगे, F बराबर Q0 E, ये Q0 इधर गुणा में चला गया। अब ये आ गया हमारे पास F बराबर Q0 E, इसको हम दे देते हैं समीकरण 4। ये है हमारे पास समीकरण 3, ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 व 4 से देखिए, खुद ही समझ जाएंगे क्या करना है। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से हम देखेंगे कि हम यहाँ पर E का मान हमारे पास निकल कर आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, और जहाँ पर F बराबर है Q0 E, तो उस E की जगह पर ये मान रख सकते हैं। जब हम उस E की जगह पर ये मान रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, Q0 तो ऐसे लिखा रहने दो, E की जगह पे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R का वर्ग लिखा जाएगा। अब इस Q0 को जो आगे लिखा हुआ है उसको उस Q के साथ लिख सकते हैं ना। तो ये किस प्रकार हमारे पास निकल कर आएगा, F बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R का वर्ग। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा हो कि Q0 इधर लिखा था, उधर क्यों लिख दिया, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आगे लिखा हुआ Q0 सर आपने उस Q के साथ क्यों लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल कर आता है कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम, या उसका फॉर्मूला निकल कर आता है, जिसका मात्रक होगा ऐसा ही मात्रक न्यूटन। क्या होगा, न्यूटन। अब ये कूलाम का ही नियम आ गया ना, जब इसको नियतांक को हटाएंगे तो हमारे पास किस प्रकार इसको लिख पाएंगे हम, F समानुपाती Q0 बटे R का वर्ग लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। मतलब कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो ये था हमारा कूलाम का नियम, जो कि हमने गॉस की प्रमेय की सहायता से निकाला। पिछला जो सॉल्व किया था जिसमें गॉस की प्रमेय निकाली थी, और अभी जो सॉल्व करा है वो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन अंतर क्या आ रहा है कि वहाँ पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाकर गॉस की प्रमेय निकाली थी। जहाँ पर गॉस की प्रमेय लगाकर फ्लक्स के फॉर्मूले के साथ, विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूले के साथ पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, उसके बाद कूलाम का नियम निकाला हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, सभी लोग इंपॉर्टेंट लिख लेना, है ना। तो ये था हमारे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब आगे के हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं, आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम गॉस की प्रमेय के प्रमुख अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उनमें हम देखेंगे कि अनंत लंबाई के चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आता है, या अनंत लंबाई की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आता है, या किसी खोखले गोले के अंदर बाहर या उस गोले पर उपस्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आता है। तो ये सारे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, जो कि हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आप गॉस की प्रमेय क्या है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई थी उसको अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद आज का जो लेक्चर है इसको भी अच्छे से पढ़ें। और इस लेक्चर से संबंधित कोई भी डाउट अगर आपको निकल कर आता है तो आप उसे ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं कि किस प्रकार का डाउट आपको आ रहा है या क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक है, धन्यवाद।